नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे समान अध्ययन, जो कि यूपीपी, अग्निवीर, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें टॉपिक है आज का पर्यावरण। दोस्तों, पर्यावरण परि प्लस आवरण यानी कि परिधन आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा, यानी कि हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है वो सभी पर्यावरण के अंग हैं या पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम जानते हैं पर्यावरण को कितने भागों में यानी कि कितने प्रकार से हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण प्राकृतिक अर्थात भौतिक पर्यावरण, मानवीय अर्थात सामाजिक पर्यावरण, इन दो रूपों में हम पर्यावरण को विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो हमें प्रकृति से प्रदान यानी कि प्राप्त हुआ है, यानी कि जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे कि जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। ठीक है, ये सभी जो है मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं, यानी कि जिसे हम स्वयं नहीं बना सकते, वही पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। प्राकृतिक पर्यावरण को ही हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला है जैविक पर्यावरण और दूसरा है अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे आ जाते हैं, जबकि अजैविक पर्यावरण में स्थल, भूमि, जल, वायु से मिलकर बना है। इसके तीन रूप हैं। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, यानी कि पृथ्वी के ठोस भाग को हम स्थलमंडल या भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पहाड़, पठार, पर्वत, रेगिस्तान आदि आ जाते हैं, जबकि जलमंडल पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आ जाते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल के चारों ओर पाई जाने वाली वायु यानी कि वायुमंडल का निर्माण करती हैं, जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे मानवीय यानी कि सामाजिक पर्यावरण की। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे कि घर हो गया, परिवार हो गया, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने, रेलवे आदि संस्थाएं जो हैं सामाजिक पर्यावरण के अंग होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पर्यावरण टॉपिक जो है समझ में आया होगा, और आगे चलते हैं हम सामान्य अध्ययन के कुछ अन्य टॉपिक को इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें प्रश्न और उत्तर भी सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरण का ये जो चार्ट है, भागों को किस प्रकार से शाखाओं में विभक्त हुआ है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण को हम अभी डिस्कस किए थे, जिनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूट गए थे, जो आगे उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रचना जो है जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, और दोनों घटक एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं या होते ही हैं। ठीक है, विज्ञान में मानने वाली कोई बात नहीं है, होता है। ठीक है, जिसमें अब हम जानेंगे स्वपोषी, यानी कि स्वपोषी किसे कहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन यानी कि आहार स्वयं बनाते हैं, यानी कि हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वह स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों परपोषी,
यानी कि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर हैं। अर्थात जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना कर सकते वो परपोषी कहलाते हैं। अब शाकाहारी की हम बात करें दोस्तों, पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे अभी इसमें पूछता है कि कौन से जानवर जो हैं शाकाहारी हैं और कौन से जानवर जो है मांसाहारी हैं। ठीक है, तो इसमें से अब हम देखेंगे तो हिरण हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गया, टिड्डा आदि ये शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जिन पे बाकायदा प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम बात करें मांसाहारी, ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में यानी कि भोजन के रूप में लेते हैं। इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया आदि। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का चक्र इसी प्रकार से निरंतर चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो में हम लोग अन्य टॉपिक समान अध्ययन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे समान अध्ययन का ही अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आगे हम चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारा यानी कि हमारे शरीर का जो है कितना प्रतिशत हिस्सा जल से बना है दोस्तों? पहला विकल्प आपको यहाँ पे दिख रहा है 70%, दूसरा है 75, तीसरा है 80 और चौथा है 90। तो सही जवाब होगा 70% हिस्सा जो है हमारे शरीर का वो जल से बना हुआ है। ठीक है, जल ही जीवन है। जल क्या है? जीवन है। सभी बच्चा जानता है। यानी कि पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा जो है जल से बना है, अर्थात जल का होता है। जल जो है हमारे शरीर के रक्त को तरल बनाता है तथा शरीर के अन्य कार्यों में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है तथा साथ में ही हमारे जीवन में इसका बहुत ही बड़ा उपयोग है, जिसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। अब बात करेंगे दोस्तों हम कचरा अर्थात अपशिष्ट पदार्थ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? पहला विकल्प है 2 भागों में, दूसरा है 3 भागों में, 4 भागों में और 5 भागों में। तो दोस्तों इसका क्या जवाब होगा? सही जवाब है हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को यानी कि कचरे को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट और गैस अपशिष्ट। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस अपशिष्ट। ई कचरा को स्पष्ट कीजिए। ई कचरा के बारे में लगभग सभी को मालूम होगा। ई कचरा को हम इलेक्ट्रॉनिक कचरा के नाम से जानते हैं। यानी कि ई कचरा को हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कचरा के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे घर पर या जहाँ पे हम काम करते हैं जिसके अंतर्गत ख़राब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी, टीवी, फ्रिज, मशीन, वॉशिंग मशीन आदि जो है आते हैं। ये जो ख़राब होते हैं इन्हें ही हम ई कचरा कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? जिसमें से पहला विकल्प है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मेथिल आइसोसाइनाइड और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो दोस्तों सही जवाब है इसका मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड
दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने के कारण हुई थी, जिसमें उस शहर के लाखों लोग प्रभावित हुए तथा हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी, जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। और इस गैस का प्रभाव जो है बहुत गहरा हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की। एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी, एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी के कारण शरीर की कौन सी क्रिया जो है प्रभावित होती है? पाचन, श्वसन, अंधापन, सभी। तो दोस्तों सही जवाब है इसका पाचन। क्या जवाब है? सॉरी, श्वसन क्रिया। ठीक है, श्वसन क्रिया हमारे फेफड़े को जो है एस्बेस्टोसिस बीमारी में फेफड़े को नुकसान होता है, यानी कि एस्बेस्टॉस एक रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है जिसका प्रयोग एस्बेस्टॉस चादर का प्रयोग छतों और दरवाज़ों के निर्माण के लिए किया जाता है और अपशिष्ट के रूप में फेंका गया रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण हमें श्वसन क्रिया में दिक्कत आ जाती है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों हम मिनी माता रोग शरीर के किस तंत्र से संबंधित बीमारी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है तंत्रिका तंत्र, बी है पाचन तंत्र और सी है दोनों। सही जवाब है इसका तंत्रिका तंत्र। सही जवाब क्या है? तंत्रिका तंत्र दोस्तों। चलिए जानते हैं हम मिनी माता के बारे में। तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है और सन 1950 में जापान की एक रासायनिक फैक्ट्री जिसका नाम है सिस्को ने मिनी माता खाड़ी में पारे अर्थात मरकरी को अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया। खाड़ी में पाए जाने वाली मछलियाँ उसे निगल गईं। ठीक है, और उन मछलियों को खाने से लोगों में तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग हो गया, यानी कि रोग से ग्रसित हो गए, जिससे मिनी माता रोग कहा गया। तो ये अपशिष्ट जो हैं बहुत ही हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं। अब हम जानते हैं अपशिष्ट के निस्तारण की सही विधि क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है 3R, बी है 5S और सी है 4R और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 4R। सही जवाब क्या है? 4R। 4R क्या है? तो दोस्तों 4R जो है को अपनाने से कचरे से छुटकारा पाएं। लिखा है कि 4R को अपनाएं और कचरे से छुटकारा पाएं, यानी कि R1 को जानते हैं रिफ्यूज, मना करना, यानी कि हम प्लास्टिक के सामान का उपयोग न करें और न ही किसी को करने दें। दूसरा है R2 रिड्यूस करना, यानी कि कम करना। हम जो भी पॉलीथीन हो गया या फिर ये अपशिष्ट जो हैं जो समाप्त नहीं किए जा सकते, उनका प्रयोग हम कम करें। जो एकदम नेसेसरी हो हमारे लाइफ में वही बस हम उसका प्रयोग करें। तीसरा है R3 रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रण करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही बेहद रोचक लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और वीडियो देख पाएँ आप सबसे पहले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।